हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, जिसमें हम 15 सेक्शन कवर कर चुके थे और 15 सेक्शन के कुछ पॉइंट रह गए थे जिनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट डी की बात करते हैं, जहाँ की किसी आजीवन अधिकार द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई हो, वहाँ शीर्ष भोगी द्वारा। इसमें कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अधिकार दिए गए हो और उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। अब पॉइंट ई की बात करते हैं, सह कब्जा उत्तर भोगी द्वारा, जहाँ की करार ऐसी पर संविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तर भोगी उस पर संविदा के लाभ का हकदार हो। पॉइंट ई में कहा गया है कि यह संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है, जहाँ किसी व्यक्ति को किसी समझौते के तहत बाद में संपत्ति मिलनी है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन पर कोर्ट जा सकता है। अब पॉइंट एफ की बात कर लेते हैं, शेष उत्तरभोगी द्वारा, जहाँ की करार वैसी पर संविदा हो और उत्तरभोगी उसके लाभ का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समावेलन से उत्पन्न होती है। इसमें कहा गया है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिल जाती है तो जो नई कंपनी बनकर उभरेगी वह पुरानी कंपनी द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने का अधिकार रखेगी। अब एच की बात करते हैं, जब किसी कंपनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समामिलित हो गई हो, तब उस समावेलन से उद्धृत नई कंपनी द्वारा जब किसी कंपनी के संप्रवर्तनी उसके निगम के पहले कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निर्बंधों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी द्वारा, इसमें कहा है कि अगर कंपनी बनने से पहले उसके प्रमोटर्स ने कंपनी के फायदे के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कंपनी बनने के बाद उसे लागू करा सकती है, बशर्ते कि कंपनी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। अब सेक्शन 16 की बात करते हैं, अनुतोष द्वारा व्यक्त वर्जन संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। यह धारा बताती है कि किन लोगों को कोर्ट मदद नहीं देगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट सही हो, लेकिन अगर आप इन श्रेणियों में आते हो तो आपको राहत नहीं मिलेगी। पॉइंट ए की बात करते हैं, जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है, या इसमें कहा गया कि अगर आपने धारा 20 के तहत किसी और से वह काम करवा लिया है तो अब आप पुराने व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं कर सकते। पॉइंट बी की बात करते हैं, जो संविदा के किसी मर्मभूत निर्बंध का जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध का विवादी या ध्वंसक हो, अथवा पॉइंट भी कहता है, अगर आपने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट की किसी जरूरी शर्त को तोड़ा है, या आप उसे पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं, या आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखाधड़ी की है। पॉइंट सी, जो यह साबित करने में असफल रहे हो कि उसकी संविदा के उन निर्बंधों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक किया गया है, ऐसे मर्मभूत निर्बंधों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार है और रजामंद रहा है। पॉइंट सी, यह इस एक्ट की सबसे ज़रूरी शर्त है। वादी केस करने वाले को यह साबित करना होगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट की अपनी शर्तों को पूरा करने के लिए
हमेशा तैयार है, आर्थिक रूप से और रजामंद मानसिक रूप से था और आज भी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा देना शामिल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में पैसा जमा करें, बस यह दिखाना काफ़ी है कि आपके पास पैसे देने की क्षमता है। ठीक है। अब सेक्शन 17 की बात करते हैं। किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक न हो, विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है। यह धारा बेचने वाले या पट्टे पर देने वाले पर लागू होती है। ठीक है। क्लॉज 1, किसी स्थावर संपत्ति के बेचने अथवा पट्टे पर देने की सुविधा ऐसे विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता के पक्ष में विनिर्दिष्ट परिवर्तित नहीं कराई जा सकती। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को बेचने या पट्टे पर देने का कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं करवा सकता अगर पॉइंट है जिसने यह जानते हैं कि उस संपत्ति पर उसका हक नहीं है, उसे बेचने या पट्टे पर देने की संविदा की हो। पॉइंट ए में कहा कि वह जानता है कि उसके पास उस संपत्ति का कोई मालिकाना हक नहीं है। पॉइंट बी, जिसने यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि संपत्ति पर उसका अच्छा हक है, तथापि जो विक्रय के पट्टे के पूरा करने के लिए पक्षकारों या न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्तियुक्त शंका से रहित हक नहीं दे सकता। क्लोज 2, उपधारा 1 के उबंध जंगम संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की संविधाओं को भी लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के समय तो हक नहीं रखता है, लेकिन उसने खरीदार को विश्वास दिलाया था कि वह बाद में हक ले आएगा, पर वह उसे साबित करने में असफल रहा है। अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को बेचने का वादा करते हैं जिसके आप मालिक ही नहीं हैं, तो आप खरीदार को वह चीज़ खरीदने के लिए कोर्ट के जरिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अब सेक्शन 18 की बात करते हैं। फेरफार किए बिना अपरिवर्तन, जहाँ की वादी ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है जिसमें फेरफार होना प्रतिवादी अभिकथित करता है, वहाँ वादी ऐसे अभिकथित फेरफार के बिना पालन निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि यह धारा तब काम आती है जब वादी केस करने वाला संविदा को उस रूप में लागू कराना चाहता है जो लिखित कागजों में थोड़ा अलग है, लेकिन प्रतिवादी सामने वाला कहता है कि इसमें कुछ बदलाव या फेरबदल हुआ था। पॉइंट ए की बात करते हैं। जहाँ की ऐसी लिखित संविदा जिसका पालन स्पष्ट है, कपट, तथ्य की भूल अथवा दुर्व्यपदर्शन के कारण अपने निर्बंधों और प्रभाव में उससे भिन्न हो, जिसका पक्षकारों ने करार किया था अथवा जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निबंध अंतर्विष्ट न हो जिसके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी। पॉइंट ए में कहा गया है कि अगर संविदा लिखते समय धोखाधड़ी, गलती या गलत जानकारी की वजह से उसके नियम बदल गए हो और वे पक्षकारों के असली इरादे से मेल न खाते हो। पॉइंट बी, जहाँ की पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो यह संविदा जैसी वह विरचित की गई है पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। पॉइंट बी कहता है कि जहाँ संविदा के नियमों का असली उद्देश्य वह कानूनी असर पैदा करना न रहा हो जो कागजों पर दिख रहा है। पॉइंट सी, जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात पक्षकारों ने उसके निर्बंधों में फेरफार कर दिया हो। पॉइंट सी कहता है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दोनों पक्षकारों ने मिलकर उसके नियमों में कोई बदलाव कर दिया हो।
इसको ऐसे समझते हैं, अगर कागजी कॉन्ट्रैक्ट और असल समझौते में फ़र्क है तो कोर्ट असली समझौते बदलाव के साथ को ही मानेगा, सिर्फ लिखे हुए शब्द को नहीं। अब धारा 19 की बात करते हैं। पक्षकारों की और उनसे व्युत्पन्न पश्चावर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। इस अध्याय द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकेगा। धारा 19 बता दिया कि आप किन किन लोगों के खिलाफ केस जीतकर कब्जा या काम पूरा करवा सकते हैं। पॉइंट ए, उसमें का कोई पक्षकार, इसका मतलब है कि जिसने समझौता किया था जैसे असली मालिक। पॉइंट बी, ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भावपूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे उत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्धृत हुआ हो। पॉइंट बी का कहना है कि अगर मालिक ने आपको बेचने का वादा किया लेकिन फिर उसने किसी और को बेच दिया, आप उस नए खरीदार के खिलाफ भी केस जीत सकते हैं, सिवाय तब जब उसने ईमानदारी से संपत्ति खरीदी हो, पूरा पैसा चुकाया हो, उसे आपके पहले वाले समझौते की जानकारी न रही है। पॉइंट सी की बात करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथा एक प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। पॉइंट सी कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे उस हक की जानकारी थी और जिसने जानबूझकर उसमें दखल दिया था। डी, जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, वहाँ वह नई सीमित दायित्व भागीदारी जो सम्मिलन से उत्पन्न होती है। इसमें कहा है कि अगर कोई कंपनी दूसरी में मिल गई है तो नई कंपनी के खिलाफ भी आदेश लागू होगा। पॉइंट ए की बात करते हैं। जब किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी से सम्मिलित हो गई हो, तब ऐसे सम्मिलन से उद्धृत नई कंपनी। इसमें कह रहा है कि यदि किसी कंपनी ने कोई समझौता किया और फिर वह दूसरी कंपनी में मिल गई हो, तो जो नई कंपनी बनी है उसके खिलाफ भी कॉन्ट्रैक्ट लागू कराया जा सकता है। पॉइंट एफ की बात कर लेते हैं। जब किसी कंपनी के संप्रभुत्वों ने उसके निगमन के पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निर्बंधों द्वारा समर्थित हो, तब वह कंपनी। इसमें कहा है कि यदि कंपनी बनने से पहले उसके प्रमोटर्स ने कोई वादा किया था जो कंपनी बनने के बाद उस कंपनी के खिलाफ भी केस किया जा सकता है, बशर्ते कि उसने मान लिया हो। अब धारा 20 की बात करते हैं। संविदा का प्रतिस्थापित पालन। क्लॉज 1, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय जिस पर पक्षकार सहमत है, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन करने के कारण टूट जाती है, वहां वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से भुगते गए रुपयों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। यह धारा अब खरीदार या वादी को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। अगर सामने वाला पक्षकार काम करने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, यह धारा यह बताती है। क्लॉज 1, यदि कोई पक्षकार अपना वादा पूरा नहीं करता है तो पीड़ित पक्षकार जिसके साथ गलत हुआ है के पास विकल्प है कि वह काम किसी तीसरे व्यक्ति थर्ड पार्टी से करवा ले या अपनी एजेंसी के जरिए खुद कर ले।
इसका मतलब है कि इस काम को करवाने में जो भी वास्तविक खर्चा, नुकसान या ब्याज लगता है वह पीड़ित पक्ष उस पर व्यक्ति से वसूल सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को कम से कम 30 दिन का लिखित नोटिस न दे दिया हो। इसमें कहा गया कि आप सीधे किसी और से काम नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है, आपको सामने वाले पक्षकार को कम से कम 30 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। नोटिस में उसे कहना होगा कि तुम अपना काम पूरा करो वरना मैं किसी और से करवा लूँगा। यदि वह नोटिस के समय के भीतर भी काम नहीं करता है तभी आप तीसरे पक्ष से काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब धारा 21 की बात करते हैं। कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। क्लोज 1 किसी भी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। क्लोज 1 में कहा गया है कि वादी केस करने वाला विनिर्दिष्ट पालन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे प्रतिकर की मांग भी कर सकता है। क्लोज 2 की बात करते हैं। यदि किसी ऐसे वाद में न्यायालय यह निश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत नहीं किया जाना चाहिए किंतु पक्षकार के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, तो वह उसे तदनुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा। क्लोज 2 कहता है यदि कोर्ट को लगता है कि विनिर्दिष्ट पालन काम पूरा कराना तो नहीं किया जा सकता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और वादी मुआवजे का हकदार है तो कोर्ट उसे पैसा दिलाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात कर लेते हैं। यदि किसी ऐसे वादी में न्यायालय यह निश्चय करे कि निर्दिष्ट पालन तो अनुदत किया जाना चाहिए किंतु उस मामले न्याय की तुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए तो वह तदनुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा। क्लोज 3 कहता है यदि कोर्ट को लगता है कि सिर्फ काम पूरा करने से वादी का नुकसान पूरा नहीं होगा तो वह निर्दिष्ट पालन के साथ में कुछ मुआवजा भी दिला सकता है। क्लोज 4 की बात कर लेते हैं। इस धारा के अधीन निर्णीत किसी प्रतिकर की रकम के अवधारणा में न्यायालय भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित होगा। क्लोज 4 कहता है कि मुआवजे की रकम तय करते समय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। क्लोज 5 की बात करते हैं। इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद पत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो, परंतु जहां वाद पत्र में वादी ने किसी ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में वादी को वाद पत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निर्बंधों पर देगा जैसे न्याय संगत हो। स्पष्टीकरण, यह परिस्थिति की संविदा निर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है। न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग प्रवाहित नहीं करती है। क्लोज 5 कहता है कि मुआवजे का आदेश तभी दिया जाएगा जब वादी ने अपने वाद पत्र में इसकी मांग की हो, हालांकि कोर्ट वाद पत्र में सुधार करने की इजाज़त दे सकता है। ठीक है, अब धारा 22 की बात कर लेते हैं। कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष करने की शक्ति। क्लोज 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का पाँचवें किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के निर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति समुचित मामले में 2018 का अधिनियम संख्या 18 की धारा शब्दों या तो अतिरिक्त या के लिए प्रतिस्थापित दिनांक 1/10/18 से प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि वादी विनिर्दिष्ट पालन के साथ साथ निम्नलिखित मांग भी कर सकता है, जैसे संपत्ति का कब्जा वापस पाना, संपत्ति का विभाजन और अलग कब्जा पाना। यदि सौदा रद्द होता है तो दिया गया बयान या जमा पैसा ब्याज सहित वापस मांगना। ठीक है, धारा 23 की बात करते हैं। नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन न होगा। यह धारा इसलिए है कि अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तोड़ने वाला इतने पैसे देगा। क्लोज 1 जिस संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन अन्यथा उचित हो यद्यपि उसके भंग की दशा में संदेह रकम के तौर पर कोई राशि उसमें नामित हो और
व्यतीत करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामंद हो, तथापि उसका ऐसे परिवर्तन किया जा सकेगा यद्यपि न्यायालय का संविदा के निबंधों और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाए कि वह राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से नामित है, न कि करने वाला पक्षकार को यह विकल्प देने के प्रयोजन से कि वह विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर धन का संदाय कर सके। क्लोज टू, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का परिवर्तन करते समय न्यायालय संविदा में ऐसी नामित राशि की संदाय की डिग्री नहीं करेगा। धारा 23 कहती है, कोर्ट यह देखेगा कि वह रकम सिर्फ इसलिए लिखी गई थी ताकि काम पूरा होना पक्का हो सके। अगर कोर्ट को लगता है कि काम पूरा होना ही सही न्याय है तो वह रकम देने के बजाय काम पूरा करने का आदेश देगा। ठीक है, हालांकि कोर्ट एक साथ काम पूरा करने और पेनल्टी का पैसा देने का आदेश नहीं देगा जब तक कि वह अतिरिक्त नुकसान न हो। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 24 की विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। किसी संविदा के या उसके किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन के वाद की खारिजी यथास्थिति ऐसी संविदा या उसके भाग के भंग के लिए प्रतिकर का वाद लाने के वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी, किंतु किसी अन्य ऐसे अनुतोष के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का वर्जन नहीं करेगी जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो। का परिवर्तन और व्यवस्थापनों के निष्पादन के लिए निर्देश। धारा 24 कहती है कि यदि विनिर्दिष्ट पालन के लिए किया गया आपका केस एक बार कोर्ट में खारिज हो गया है तो आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुआवजे का नया केस नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई और हक जो उस केस का हिस्सा नहीं था बाकी है तो उसके लिए केस किया जा सकता है। ठीक है, अब धारा 25 की बात करते हैं। प्रतिभे पंचांटों और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की आवश्यक निर्देशों को पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। इस अध्याय की संविदा विषयक उपबंध उन पंचायतों को जिन्हें मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 का 26 लागू नहीं होता है और बिल कोडपत्र के ऐसे निर्देशों को जो किसी निर्दिष्ट व्यवस्थापन को निष्पादित करने के बारे में लागू होंगे। 2018 का अधिनियम संख्या 18 द्वारा मध्यस्थम अधिनियम 1940 का 10 शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 1/10/18 से प्रभावी है। यह धारा इस कानून के दायरे को बढ़ाती है। ठीक है, इस अध्याय के नियम न केवल आम संविदाओं पर लागू बल्कि उन पंचायतों पर भी लागू हो जो मध्यस्थम अधिनियम के दायरे से बाहर है। साथ ही यह वसीयत के जरिए किए गए विशिष्ट व्यवस्थापनों पर भी लागू होता है। ठीक है, लिखते कब परिशोधित की जा सकेगी। क्लोज 1, जब पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखित जो किसी कंपनी के संगम अनुच्छेद न हो जिसे कंपनी अधिनियम उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है तब। पॉइंट ए, दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित करने का वादा सुनिश्चित कर सकेगा, अथवा पॉइंट बी, वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्धत कोई अधिकार विवादक को अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित की जाए, अथवा पॉइंट सी, ऐसे किसी वाद में जैसा खंड ख में निर्दिष्ट प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसकी उपलब्ध हो लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। क्लोज 2, यदि किसी वाद में जिसमें संविदा या अन्य लिखित का उपधारा 1 के अधीन परिशोधित कराना स्वीकृत हो, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कपट या भूल के कारण वह लिखित पक्षकार को वास्तविक आशय अभिव्यक्त नहीं करता है, जो जहाँ तक पर व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक और मूल्यार्थ अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया जा सके, न्यायालय सविवेक में लिखित को ऐसे परिशोधित करने का निर्देश दे सकेगा जिससे वह आशय अभिव्यक्त हो जाए। क्लोज 3, लिखित संविदा पहले परिशोधित की जा सकेगी और तब यदि परिशुद्धि का दावा करने वाले पक्षकार ने अपने अभिवचन में ऐसी प्रार्थना की हो और न्यायालय ठीक समझे तो वह विनिर्दिष्ट प्रवर्तित की जा सकेगी। क्लोज 4, किसी लिखित की परिशुद्धि के लिए इस धारा के अधीन किसी भी पक्षकार को अनुतोष अनुदत्त न किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट दावा न किया गया हो, परंतु जहाँ किसी पक्षकार ने अपने अभिवचन में किसी ऐसे अनुतोष का दावा न किया हो वहाँ न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में ऐसे दावे को अंतर्गत करने के लिए अभिवचन को संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधों पर देगा जो न्याय संगत हो। धारा 26 का कहने का मतलब है, यदि कोर्ट को लगता है कि वाकई गलती हुई है और पक्षकारों का इरादा कुछ और था तो वह लिखित को सुधारने का आदेश दे सकता है।
सुधार करते समय कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि इससे किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति का नुकसान न हो जिससे ईमानदारी से और पैसे देकर संपत्ति में हक पाया हो। सुधार का पालन, एक बार जब कागज सुधार दिया जाता है तो उसे सुधारे रूप में ही लागू कराया जा सकता है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।